गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये पाठ पूर्ण करेंगे आत्मा का ताप, और इसके साथ ही ये गद्य खंड होगा। जितना लिखने का काम है पाठ को पूर्ण होने के बाद लिखने का काम पूरा करेंगे। चित्र के नीचे उनके पसंदीदा कलाकार जैसा कि बताया गया है, उसमें उनके पसंदीदा कलाकार कौन कौन हैं। और प्रश्न में जितने भी जगह पूछा गया है उसी के अनुसार इसमें आपको पढ़ते समय ध्यान रखकर पढ़ना रहता है। जैसा कि पहले प्रश्न में पूछा गया किस संदर्भ में कहा गया है, किसने कहा, किससे कहा। इसमें लेखक कहते हैं, मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। माने हम युवा हैं, दृढ़ संकल्प से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए मेहनत करनी होगी। आगे लेखक बता रहे हैं उस स्त्री के बारे में जो अपने पति का नाम नहीं ले रही है। तो इस प्रकार जो भी संघर्ष करते हैं उन्हें सफलता निश्चित प्राप्त होती है। तो वैसे ही वे बता रहे हैं, मुझे आजीविका कमानी थी। मैं कहूँगा कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है। ये आज और समय के संदर्भ में, क्योंकि आवश्यकताएं ही मनुष्य को समय का महत्व समझाती हैं, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें आवश्यकता होती है पैसों की। तो पैसा कमाना महत्वपूर्ण है ही, सिर्फ ज्ञान देने और लेने से नहीं चलता, उसका दैनिक जो जीवनचर्या है उसमें उपयोग होना चाहिए। खासी जटिल स्थिति यह थी कि मेरे माता पिता न रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खो दिया, ये सब बड़ी जटिलता थी। इसके साथ हम व्याख्या कर रहे थे प्रश्नोत्तर की। रजा को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा न मिला होता तो क्या तब भी वे एक जाने माने चित्रकार होते? तर्क दीजिए, क्या आपको ऐसा लग रहा है? वास्तव में इन कलाओं को समझने के लिए उसी प्रकार के पारखी व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है, किंतु जिसमें प्रतिभा होती है, जिसमें इस प्रकार की कलाकारी होती है, वह कहीं न कहीं से अपना स्थान बना लेता है। इसलिए यदि वे न भी मिलते तो कोई और रास्ता निकलता, किंतु वे फिर भी उतने ही प्रसिद्ध होते। चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। इस कथन के आलोक में कला के वर्तमान और भविष्य पर विचार कीजिए। इसमें आपको वास्तविकता बतानी है कि आज यदि एक चित्रकार, यदि एक संगीतकार, यदि एक कोई और कलाकार है किसी भी कला में जो दक्ष है, तो उसकी क्या स्थिति होती है। व्यवसाय नहीं है, ये भी सही बात है कि जैसे बहुत सारा उत्पादन हम कर पाते हैं और उसका व्यवसाय करके अपनी आमदनी अच्छी बना सकते हैं। तो कला है, कला तभी व्यवसाय हो पाएगी जब उसको परखने वाला होगा। हमारे यहाँ भी बहुत से कलाकार ऐसे हैं जिनकी प्रतिभा बहुत अच्छी है, लेकिन अपने जीवनचर्या के कारण वे अपने कला को दबाकर रख लेते हैं। तो वर्तमान और भविष्य पर विचार कीजिए, माने आज क्या समय है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। हमें लगता है कि हम पहाड़ हिला सकते हैं। आप किन क्षणों में ऐसा सोच सकते हैं? कैसा करते हैं? जब कोई कठिन परिस्थिति आती है, निर्णय लेना होता है, तब हम अपने आत्मसम्मान के साथ इस स्थिति तक पहुंचते हैं, और ऐसे क्षणों में हम अपने इस संकल्प से आगे बढ़ते हैं। आज रवि वर्मा, मकबूल फिदा हुसैन, अमृता शोरगिल के प्रसिद्ध चित्रों का एक एल्बम बनाइए। राजा रवि, ध्यान देंगे, यहाँ पर सुधार कर लेंगे। और इसमें आपको करना यह है कि आपको केवल ढूंढ के रखना है कि इस प्रकार का संकलन भी है। भाषा की बात जो है ये व्याकरण है, इसमें ध्यान से पढ़ेंगे। जब तक मैं प्लेटफार्म पहुंचती तब तक गाड़ी जा चुकी थी। ये दो वाक्य हैं कि एक तो गाड़ी जा चुकी है और दूसरा वह प्लेटफार्म तक
पहुंचा, तो इसको किस प्रकार से संयोजक शब्द से जोड़ा जा सकता है। प्रश्न में कहा गया है, जब तक मैं बम्बई पहुंचा तब तक जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। इस वाक्य को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, और इसमें बताया गया है मेरे बम्बई पहुंचने से पहले जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। तो वैसे ही ये पहला जो है, जब तक मैं प्लेटफॉर्म पहुंचती तब तक गाड़ी जा चुकी थी। क्या होगा, मेरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से पहले ही गाड़ी जा चुकी थी। ऐसे ही इसमें जितने नीचे वाक्य हैं उनको भी बनाना है। आत्मा का ताप पाठ में कई शब्द ऐसे आए हैं जिसमें आ का इस्तेमाल है, जैसे इसमें बताया गया है ऑफ, ब्लॉक, नॉर्मल। नीचे दिए गए शब्दों में आ का इस्तेमाल किया जाए, शब्द के अर्थ का क्या परिवर्तन आएगा। जैसे हाल, हाल माने स्थिति, और हॉल यदि हो जाएगा तो क्या होगा, बड़ा सा कमरा। काफी माने कुछ भी चीज जब पर्याप्त होता है उसके लिए कहा जाता है। यदि कॉफी हो जाएगा तो क्या होगा, एक प्रकार का पेय है। बाल, बाल माने होता है केस, और यदि उसमें वो लगा दिया जाए तो बॉल माने गेंद हो जाएगा। पाठ के पूरा होने के बाद काव्य यानी पद्य खंड में आएंगे। पेज नंबर 147, और 147 पेज पे जो चित्र दिखाई पड़ रहा है, ये प्रसिद्ध गजलकार हैं दुष्यंत कुमार। इनके गजल बहुत प्रसिद्ध हैं। और साये में धूप इनकी एक रचना है, जिसमें से ये पंक्तियां हैं, मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये एक शायरी की पंक्ति है। इसमें जैसे कविता में गद्य में अलग अलग विधाएं हैं, नाटक है, एकांकी है, तो वैसे ही गद्य को रोचक बनाने के लिए मुहावरेदार शैली इन सब का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही ये शैली है, एक विधा है गजल। तो गजल के तरीके से इसमें कहा गया है कि एक ही व्यक्ति यदि प्रयास करे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसलिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। ये प्रसिद्ध गजलकार है दुष्यंत कुमार। और कवि, इनका लेखक परिचय, कवि परिचय। जन्म सन 1933, राजपुर नवादा गांव, उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए वन का वसंत, ये काव्य है। एक कंठ विष पाई, ये गीति नाट्य है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये है उपन्यास। इनकी मृत्यु सन 1975 में हुई। दुष्यंत कुमार जी का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ था। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। यहाँ तक में हुई एक साहित्यिक विशेषता, जितना भी अभी साहित्यिक विशेषताएं लिखी हैं प्रेमचंद जी की, वे ध्यान पूर्वक फिर से पढ़ेंगे और इसी प्रकार माने कम से कम 2-3 वाक्य में एक सेंटेंस जो बन रहा है, वहां तक में एक साहित्यिक विशेषता है। अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया और छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं है। इसके बाद से जो दिया है नंबर 2 डालेंगे। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। बहुत ध्यान पूर्वक यहाँ तक निशान लगाएं और यहाँ तक ये दूसरी विशेषता हुई। अगला नंबर डालेंगे तीसरा। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के साथ प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ विष पाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की
एक महत्वपूर्ण बहुप्रशंसित कृति है। कृति माने होती है रचना, माने उनके द्वारा लिखी गई एक रचना। पेज नंबर 148 पे आ जाएंगे और बहुत ध्यान ये रखेंगे कि इन सब चीज़ों का आगे आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें रहती हैं। यहाँ दुष्यंत को की गजल दी गई है, माने दुष्यंत कुमार जी का लिखा हुआ गजल यहाँ सम्मिलित है। वह उनके गजल संग्रह साये में धूप से ली गई है। किससे ली गई है? गजल संग्रह है साये में धूप। गजलों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, सिर्फ ये गजल है, इसमें से जहाँ पर जो अपने को मुख्य बात है, तथ्य है, उसको दिखाया जाता है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। गजल लिखा है और उसके नीचे लगातार काव्य पंक्तियां हैं। अब ध्यान रखेंगे गजल क्या है। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर, माने जो काव्य की पंक्ति दी गई है जिसको हम पद्य कहते हैं, इसमें शेर कहलाता है, कहने वाला शायर कहलाता है और ये गजल कहलाता है। अपने आप में मुकम्मिल और स्वतंत्र होते हैं, माने सक्षम होते हैं जिस भी बात को कह रहे हैं उसमें, और ऐसा कोई बंधन नहीं है कि निश्चित एक ही चीज को, एक ही तथ्य को गजल में दिखाया जाए। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की बंधन नहीं होता, दरकार नहीं रहती। माने जैसे एक पूरा गजल है, उसमें कई शायरी है, तो जरूरी नहीं है कि एक दूसरे से संबंधित हो, या ये आगे हो ये पीछे हो। एक रूप में स्तर पर तुक का निर्वाह और दो अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह, माने बिल्कुल उसी कलाकारी के साथ पढ़ते समय आप ध्यान देंगे कि गजल में कैसे पढ़ते हैं, और गजल जो प्रस्तुति होती है, शायरी जो बोलते हैं, उनका एक अपना विशिष्ट अंदाज होता है। आमतौर पर गजल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, माने हम 11वीं में सिलेबस के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें स्थिति है कि हम इसका साहित्यिक तात्पर्य भी निकाल रहे हैं और इसका केंद्रीय भाव भी है। और आमतौर पर कि मतलब लोग जब अपने एक दूसरे से शेर व शायरी के लिए बोलते हैं तो उसमें केंद्रीय भाव नहीं भी होता, तो भी परिस्थितियों को, माहौल को बनाने के लिए गजल बन जाता है। पूरी गजल एक खास मनः स्थिति पर लिखी गई जान पड़ती है, माने एक मनः स्थिति होती है कि चलो खुश मिजाज हैं और ये सब कारण जो बन रहा है उसको इन पंक्तियों में संजोया जाए और लिख पढ़ते हैं। राजनीति और समाज में कोई कुछ चल रहा है, यदि कोई तथ्य है तो उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने पर भाव की तरह इस गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। अभी जो हम पढ़ेंगे इसका अर्थ जो निकलता है उसके अनुसार कि राजनीति जो होती है उसमें किस प्रकार से लोग और उच्च स्तर के, निम्न स्तर के लोग और नेता चपेटे में रहते हैं। इस प्रकार दुष्यंत की यह गजल हिंदी गजल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। एक बहुत अच्छा तरीका है इसमें विधा को बदलकर ज्यादा रुचिपूर्वक काम करने के लिए। और इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार राजनीतिक गतिविधियां व्यंग्यपूर्ण होती हैं।